सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कम्युनिकेशन के बारे में, जो कि है हमारा पेपर 1 का एक यूनिट। तो इस वीडियो में बस उतना ही पढ़ेंगे, जितना बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्ज़ाम में आ रहा हो या फिर नेसेसरी हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो कम्युनिकेशन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट से डिराइव हुआ है, जिसका मीनिंग होता है कॉमन। तो जो लुइस ए एलन है, डेफिनेशन ये बोलते हैं कि इट इज़ द सम ऑफ ऑल द थिंग्स वन पर्सन डज व्हेन ही और शी वांट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अदर्स। इट इज़ अ ब्रिज ऑफ मीनिंग। इट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो वो बोलते हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो सम है। वन पर्सन डज व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अदर्स। मतलब जो होता है ना कि एक पर्सन है, वो दूसरे पर्सन को अंडरस्टैंड करवाना चाहता है कुछ चीज़, तो वो जो भी चीज़ कर रहा है इस पर्सन को अंडरस्टैंड करवाने के लिए, वो बेसिकली क्या बोलते हैं कि ये सारा समअप है। इट इज़ अ ब्रिज ऑफ मीनिंग। ये दो पर्सन के बीच में जो एक ब्रिज का काम करता है मीनिंग को पास ऑन करवाने के लिए। It involves a systematic and continuous process of telling, listening and understanding. ओके, तो कम्युनिकेशन में क्या होता है? कम्युनिकेशन में आता है टेलिंग मतलब कि जो सेंडर बोल रहा है, लिसनिंग जो कि रिसीवर सुन रहा है, अंडरस्टैंडिंग जो कि रिसीवर अंडरस्टैंड कर रहा है, क्योंकि बिना अंडरस्टैंडिंग के कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। अगर आप किसी को कुछ बता रहे हो, तो अगर वो आपकी बातों को समझेगा ही नहीं, तो कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल होगा? तो यही लुइस ए एलन का डेफिनेशन है। केथ डेविस का डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यही बोलते हैं कि पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, दो बंदा है, ये बंदा इसको पास कर रहा है इन्फॉर्मेशन, अपनी बातों को समझा रहा है, तो पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज नोन एज कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू केथ डेविस। लिटिल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ह्यूमन कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज पास्ड between people by means of previously agreed symbols in order to produce a desired response। वही बात है, दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रहा है। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन देख लेते हैं। कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है? तो सबसे पहले तो एक सेंडर होता है। जो सेंडर होता है वो अपना आइडियाज क्रिएट करता है कि उसको क्या क्या उसको आइडिया डिलीवर करना है, फिर उस आइडिया को एनकोड करता है, फिर वो सोचता है कि कौन सा कैसे उस इंफॉर्मेशन को रिसीवर तक पहुंचाया जाए, तो इनकोड करता है। फिर वो चैनल या मीडिया तलाश करता है कि कौन से मीडियम से उसको बोला जाए, या तो उसको बोल के ओरली बोला जाए, या फिर उसको रिटन फॉर्म में इंफॉर्मेशन पास कराना है, या फिर उसको किसी अपने सिंबल्स के फॉर्म में पास कराना है, एक्सप्रेशन के फॉर्म में पास करवाना है इंफॉर्मेशन। तो वो हो गया। तो फिर रिसीवर तक वो उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचता है। फिर रिसीवर उस चीज़ को डिकोड करता है, मतलब कि वो अंडरस्टैंड करता है कि क्या सेंटर बोलना चाहता है। उसके बाद में फीडबैक मिलता है। फीडबैक कौन देता है? फीडबैक देता है रिसीवर। किसको देता है? सेंटर को देता है। फीडबैक यही होता है कि हाँ, मुझे पता चल गया है, या फिर मुझे पता नहीं चला है, आपका इन्फॉर्मेशन मुझे समझ आया है या नहीं समझ आया है, वो फीडबैक उसको मिलता है। तो बेसिकली ये प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस में आपसे पूछ देगा, या सेंडर, आइडिया, एनकोडिंग, मीडिया, रिसीवर, डिकोडिंग, फीडबैक, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में फॉर्म कीजिए, या फिर इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में फॉर्म कीजिए। तो ये हो गया आपका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ a medium serves means of communication, whereas a channel refers to means of transmission of message between sender and receiver। तो जो मीडियम है वो सर्व करता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, लेकिन जो चैनल होता है वो मीन्स करता है ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज बिटवीन सेंडर टू रिसीवर। चैनल वही होता है कि आप रिटन फॉर्म में बोल रहे हो या फिर ओरली बोल रहे हो, कौन से फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करना है। नाउ यहाँ है आपका 4S ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का 4S क्या होता है? शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी, स्ट्रेंथ एंड सिंसियरिटी। शॉर्टनेस क्या होगा? शॉर्टनेस होगा कि आप जो मैसेज भेज रहे हो बहुत ज़्यादा मतलब कि लॉन्ग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग होगा तो जो रिसीवर है वो आपके इन्फॉर्मेशन को ग्रैब नहीं कर पाएगा, वो बहुत जल्दी बोर हो जाएगा। तो इसीलिए जितना ज़्यादा शॉर्ट हो सके उसको शॉर्ट रखिए। सिंप्लिसिटी रखिए, मतलब कि ज़्यादा एडवांस लैंग्वेज में यूज़ मत कीजिए इन्फॉर्मेशन को
जितना एज सिंपल एज पॉसिबल हो आपको सिंप्लिसिटी रखना है अपनी इन्फॉर्मेशन में। स्ट्रेंथ मतलब कि कोई भी झूठी बात आपको नहीं बोलना है, जो भी आप बोल रहे हो उस पर स्टैंड ऑन करो। सिंसियरिटी मतलब कि आपको उसमें एक पोलाइटनेस लाना है, सिंसियर रहना है आपको, एरोगेंटली नहीं बोलना है, नहीं तो लोग आप में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन को सुनने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देख लेते हैं। तो कम्युनिकेशन को बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट। रिलेशनशिप एलिमेंट में फर्स्ट हो जाता है आपका इंटरपर्सनल या डायडिक कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल को ही डायडिक कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। इंटरपर्सनल वही होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडिया एंड फीलिंग बिटवीन टू और मोर पीपल थ्रू वर्बल और नॉन वर्बल। मतलब कि दो इंसान है, दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है। तो मतलब कि इंटरपर्सनल में दो या दो से अधिक इंसान होते हैं तभी इंफॉर्मेशन पॉसिबल हो सकता है, इसको इंटरपर्सनल बोलते हैं। ओके ये या तो वर्बल में होता है या फिर नॉन वर्बल। वर्बल वो होता है जिसमें कि आप वर्ड से इंफॉर्मेशन पास करते हो। नॉन वर्बल वही होता है जिसमें कि आप सिंबल से पास करते हो या फिर अपने फेशियल एक्सप्रेशन से इंफॉर्मेशन पास करते हो, वो नॉन वर्बल में आ जाता है। नाउ इट ऑफन इंक्लूड्स फेस टू फेस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर। ओके ये मैंने आपको पहले ही बताया है। लेवल ऑफ वंस इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल इज मेजर्ड थ्रू इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज टू अदर। ना अब 3 स्टेजेस ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन आते हैं। कौन कौन से स्टेजेस होते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में? तो पहला होता है आपका फैटिक स्टेज। फैटिक स्टेज में जैसे कि आप ग्रीटिंग्स करते हो या फिर गुड बाय करते हो, किसी से मिलते हो तो आप बोलते हो ना हाय हेलो हाउ आर यू, तो वो फैटिक स्टेज होता है ना। पर्सनल स्टेज वो होता है इन्वॉल्व्स इन कम्युनिकेशन विदाउट हेजिटेशन। मतलब कि आपका बॉन्ड दो ये दोनों मिले हैं, दोनों के बीच में स्ट्रांग बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, तो वो पर्सनल स्टेज होता है। इसमें आप बिना हेजिटेशन के अपने इंफॉर्मेशन को पास कर सकते हो। नाउ इंटीमेट स्टेज, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन विद क्लोज्ड वन। इंटीमेट स्टेज वही होता है जैसे कि जो दो पक्के मित्र हो गए, वो दोनों मिले तो उन दोनों के बीच में अलग से बातचीत होगी, लाइक यहाँ यार आज मैं यहाँ गया, आज मैं वहाँ गया, तो ये इंटीमेट स्टेज हो जाता है। नाउ dialectic method is a discourse between two or more people holding different point of view about a subject but wishing to establish truth through reasoned arguments. Okay, तो डायलेक्टिक मेथड क्या होता है? डिस्कोर्स बिटवीन टू और मोर पीपल। डिस्कोर्स मतलब एक मत ना होना। जैसे कि दो पर्सन है, इसका पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा है, दूसरे पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा है, और दोनों एक ही चीज़ को समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, होल्डिंग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू बट अ सब्जेक्ट अबाउट अ सब्जेक्ट बट विशिंग टू स्टेब्लिश ट्रूथ थ्रू ए रीजन आर्ग्यूमेंट। और दोनों अपना आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि हाँ मेरी बात ये सही है, मेरी बात ये सही है। डायलेक्टिक, दोनों के बीच में डायलॉग्स क्रिएट हो रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं डायलेक्टिक मेथड ऑफ इंफॉर्मेशन, पासिंग इंफॉर्मेशन। नाउ सोक्रेटिक मेथड या फिर एलेंचस या एलेंटिक मेथड इज अ फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव आर्ग्यूमेंटेटिव डायलॉग between individual based on asking and answering question to simulate critical thinking. सोक्रेटिक मेथड वो होता है मतलब कि कोऑपरेटिव आर्ग्यूमेंट हो रहा है। जैसे कि ये टीचर है, ये स्टूडेंट है, तो टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो दोनों के बीच में कोऑपरेशन हो रहा है। ये इसको आंसर दे रहा है, ये इसको क्वेश्चन पूछ रहा है, ये इसको आंसर दे रहा है, तो एक तरह से कोऑपरेशन हो रहा है। और जो सोक्रेटिक मेथड है वो आजकल बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशन या फिर स्कूल्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ये क्रिटिकल थिंकिंग जो होता है वो स्टूडेंट्स का स्ट्रॉन्ग करता है। दूसरा आ जाता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन विथ वंस सेल्फ टॉक, एक्ट्स ऑफ इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन और रिकॉल ऑफ मेमोरी। ओके, इंट्रापर्सनल देखो, इंटरपर्सनल में क्या होता है था, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में कम्युनिकेशन रहता था, लेकिन इंट्रापर्सनल में खुद से बातचीत जो हम लोग करते हैं वो होता है इंट्रापर्सनल। जैसे कि हम लोग खुद के बारे में सोचते हैं कि अरे यार करियर की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं। या फिर विजुलाइज करते हैं किसी चीज़ को, या फिर किसी बात को याद करते हैं, तो हम लोग खुद से करते हैं, यहाँ पे किसी दूसरे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो ये इंट्रापर्सनल होता है। एक ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन इज इंटरेक्शन विथ स्पिरिचुअल डोमेन। स्पिरिचुअल डोमेन लाइक जो बोलता है ना कि हम लोग अपने अंतरात्मा से बात कर रहे हैं, तो वो ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन होता है।
नाउ थर्ड हो जाएगा आपका मास और मीडिएटेड कम्युनिकेशन। मास से ही पता चल रहा है, मास का मतलब बहुत सारे लोग, या फिर मीडिएटेड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन विथ मास ऑडियंस चैनल थ्रू विच मास कम्युनिकेशन, एमसी का मतलब मास कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इज मास मीडिया। ओके, कम्युनिकेशन विथ मास ऑडियंस मतलब कि बहुत ज़्यादा ऑडियंस के साथ हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, और चैनल, और वो चैनल जिससे कि मास कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास मीडिया बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल होता है टीवी, न्यूज़पेपर, फिल्म्स। देखो जैसे कि टीवी है, तो टीवी या फिर टीवी पे कोई न्यूज़ आ रहा है, तो न्यूज़ तो एक ही बंदा बोल रहा है, लेकिन पास ऑन हो रहा है बहुत सारे, वर्ल्ड वाइड हो रहा है ना, तो ये मास ऑडियंस को टारगेट कर रहा है। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज ये होता है कि यहाँ पे आपको फीडबैक डायरेक्टली नहीं मिलता है। ओके, नाउ फोर्थ वन इज ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस विद इन ग्रुप, इधर लार्ज और स्मॉल, और इंडिविजुअल रिटेन द इंडिविजुअल आइडेंटिटी। ओके, तो ये लार्ज ग्रुप भी हो सकता है या फिर स्मॉल ग्रुप होता है। ग्रुप मतलब क्या होता है, दो मतलब कि 3-4 लोग मिल गए और आपस में बात कर रहे हैं, तो उसको ग्रुप कम्युनिकेशन बोल दिए। नाउ ग्रुप कोहेसन अलाउ ग्रुप मेंबर्स टू वर्क मोर इजीली एंड फील मोर पॉजिटिवली अबाउट देयर वर्क। तो ग्रुप कोहेजन क्या होता है, ग्रुप कोहेजन बोलता है कि अगर आप ग्रुप में बात कर रहे हो तो आप फील मोर ज़्यादा पॉजिटिवली चीज़ों को ग्रैब करते हो, क्योंकि बहुत सारे ओपिनियंस आते हैं, तो वहाँ पे आप फ्रीली अपनी बातों को बोल सकते हो विद, और यहाँ पे एनर्जेटिक फील कर सकते हो ग्रुप कोहेशन में। नाउ हम लोग सेकेंड टाइप देखेंगे। सेकेंड टाइप हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड स्टाइल। तो पर्पस एंड स्टाइल में पहला हो जाता है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कब पहनते हो आप लोग, जब ऑफिस में जाते हो, तो वही फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, एस्टैब्लिश्ड बाय द अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट फॉर डे टू डे ट्रांसमिशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। ज़्यादा ऑफिस में बातचीत करते हो तो मतलब कि आप बॉस से अपने बात करो, तो बॉस से तो फॉर्मल क्या यार क्या कर रहा है ऐसे तो बात नहीं करोगे, सर वगैरह बोल के ही बात करोगे, या फिर अगर कोई स्टूडेंट अपने टीचर से बात कर रहा है तो फॉर्मली ही बात करेगा। तो फॉर्मल का 6 टाइप्स होते हैं। पहला हो जाता है आपका चेन नेटवर्क। चेन नेटवर्क क्या होता है, कम्युनिकेशन ट्रेवल्स अप एंड डाउन थ्रू द हायरार्की। ओके, तो हायरार्की क्या होता है, जैसे कि ये सबसे लोएस्ट पोजीशन, फिर उसके ऊपर उसके सुपीरियर, उसके सुपीरियर, उसके सुपीरियर, उसके सुपीरियर, तो एक चेन बना रहा है। ओके, तो देखेंगे कि पहले कम्युनिकेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से वो अपने सीनियर को बात पहुँचा रहा है, फिर वो अपने सीनियर को बात पहुँचा रहा है, फिर वो अपने सीनियर को, तो ये एक तरह से चेन बना रहा है, तो इसको बोलते हैं चेन नेटवर्क। सेकेंड हो जाता है आपका स्टार या व्हील नेटवर्क। इंफॉर्मेशन फ्लोज अमॉन्ग द ग्रुप मेंबर्स थ्रू द लीडर। यहाँ पे जैसे कि आप स्कूल में हो, स्कूल में हो बहुत सारे टीचर्स हैं, ठीक है, उसमें एक लीडर होगा, वो सारे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन पास ऑन होना है, मतलब कि उसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट ये है, ये सेंडर है, और ये सारे जो है आपका ये रिसीवर हो गया। तो स्टार या व्हील नेटवर्क में क्या हो जाएगा, आपका लीडर के थ्रू इन्फॉर्मेशन पास होता है। नाउ सर्कल नेटवर्क। सर्कल नेटवर्क में हो जाएगा ग्रुप मेंबर इंटरेक्ट विद द एडजॉइनिंग मेंबर ओनली। यहाँ पे एक बंदा है, यहाँ पे दूसरा बंदा है, तो ये बस इससे बात करेगा, फिर ये इससे बात करेगा, फिर ये इससे बात करेगा, ये इससे, ये इससे, एक तरह से एक सर्कल बना लेता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सर्कल नेटवर्क। नाउ नेक्स्ट है आपका ऑल चैलेंज नेटवर्क। तो इसमें क्या होता है, ऑल मेंबर्स ऑफ ग्रुप एक्टिवली कम्युनिकेट विथ ईच अदर फ्रीली। मतलब कि यहाँ पे कोई बंदिशें नहीं है कि आप इससे बात नहीं कर सकते या फिर आप इससे बात नहीं कर सकते, यहाँ पे आप फ्रीली आप इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हो किसी भी इंसान के साथ। ये मोस्ट डिसेंट्रलाइज्ड टाइप हो जाता है, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा फॉर्मल नहीं होता है, आप किसी से भी बात कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज इन्वर्टेड वी नेटवर्क। इन्वर्टेड वी नेटवर्क क्या होता है, a subordinate communicate with the immediate superior as well as the second superior. ओके, सबॉर्डिनेट, देखो सबॉर्डिनेट मतलब कि लोएस्ट पोजीशन पे, तो ये जो लोएस्ट पोजीशन वाला है ये अपने सुपीरियर से बात कर सकता है जो कि इसके ऊपर है, या फिर इसके और ऊपर भी एक सुपीरियर है उससे ही बात कर सकता है, मतलब कि ये 2 सुपीरियर से बात कर सकता है, इन्वर्टेड वी नेटवर्क वाला।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज वाई नेटवर्क। वाई नेटवर्क क्या होता है? टू सबऑर्डिनेट कम्युनिकेट विद द सुपीरियर, इन टर्न सुपीरियर कम्युनिकेट विद द सेकेंड सुपीरियर हु आर सीनियर टू हिम। देखो इसमें दो सबऑर्डिनेट बात करते हैं, ये सबऑर्डिनेट है, ये सबऑर्डिनेट है, ये एक ही लेवल पे है, ठीक है। तो ये एक सुपीरियर से बात करता है अपने, और फिर जो ये सुपीरियर है वो अपने भी सीनियर है उस तक इन दोनों की बात पहुंचाता है। तो ये हो जाएगा हमारा वाई नेटवर्क, ठीक है। देखो यहाँ पे दो सबऑर्डिनेट है, दो सबऑर्डिनेट जो है वो अपने सुपीरियर से बात कर रहा है, फिर ये जो सुपीरियर है ये अपने सीनियर से बात कर रहा है, ये जो सीनियर है ये अपने सीनियर से, तो ये एक वाई नेटवर्क बना रहा है, तो इसको बोलते हैं वाई नेटवर्क। अब इसका सेकंड जो होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो कि हम लोग अपने डेली लाइफ में लोगों से बात करते हैं उसको बोलते हैं इनफॉर्मल। अनऑफिशियल चैनल होता है ये। इट मेनली एड्रेसेस सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉयज़। देखो अगर ज़्यादा फॉर्मल हो जाता है तो एक एम्प्लॉय भी कितना सह सकता है, अपने बॉस से बात करते करते वो पक जाएगा। इसलिए बेसिक सोशल नीड होता है एम्प्लॉयज़ का, ताकि वो अपने में कुछ गप कर सके। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन। इसको क्या बोलते हैं? ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन में क्या बोलते हैं? ग्रे पॉइंट एक तरह से चुगली टाइप का हो जाता है, ठीक है। और जो ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन होता है वो केथ डेविस के द्वारा दिया गया है। ये एग्जाम में आ सकता है कि ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन किसने इन्वेस्टिगेट किया था, तो केथ डेविस ने किया था। देखो ग्रे पॉइंट का डेफिनेशन है पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अनऑफिशियल वे। अनऑफिशियल चुगली तो अनऑफिशियल ही होगा। ओके, नाउ एग्जांपल हो जाएगा पासिंग ऑफ इंक्रीमेंट इंफॉर्मेशन इन द सैलरी ऑफ टीचर्स इन द स्कूल। देखो एक स्कूल है, इसमें किसी एक टीचर को पता चल गया कि सैलरी में इंक्रीमेंट होने वाला है, तो दूसरे को बताएगा, दूसरा तीसरे को बताएगा, तीसरा चौथे को बताएगा। तो ये एक तरह से जंगल में आग की तरफ फैलना हो जाता है बात को, उसी को बोलते हैं ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन। तो ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन 4 तरह के होते हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग। तो पहला हो जाता है आपका सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क। सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क क्या होता है? इंफॉर्मेशन पास फ्रॉम वन टू वन हु इन टर्न कम्युनिकेट टू अनदर पर्सन। सिंगल स्ट्रैंड क्या होता है कि ये एक बंदा दूसरे बंदे से चुगली किया, तो ये बस इसी को बोला, लेकिन फिर दूसरा जो है बस इसी को बताएगा, ऐसे होगा। फिर ये जो है वो इसको बोलेगा। ऐसे इन्फॉर्मेशन क्या हो रहा है? एक बंदा को बोल रहा है, एक बंदा को बोल रहा है, एक बंदा को बोल रहा है, तो इसको सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क बोलते हैं। नाउ गॉसिप नेटवर्क क्या हो जाता है? गॉसिप नेटवर्क अ मेंबर हैविंग इंफॉर्मेशन पासेस इट टू एवरीवन ही मेट। देखो ये इंसान है, ये इससे मिला, ये इसको इन्फॉर्मेशन पास किया, ये इंसान इसको मिला, ये इसको इन्फॉर्मेशन पास किया, ये इंसान इसको मिला, ये इन्फॉर्मेशन इसको पास किया। मतलब कि ये एक बंदा जिससे भी मिल रहा है वो सारा इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दे रहा है, तो इसको बोलते हैं गॉसिप नेटवर्क। तीसरा हो जाता है आपका क्लस्टर नेटवर्क। क्लस्टर नेटवर्क क्या होता है? इन्फॉर्मेशन पासेस सेलेक्टिवली विथ क्लोज वंस। देखो ये बंदा है, इसको इन्फॉर्मेशन मिला, तो ये बस उसी को इन्फॉर्मेशन पास करेगा जिस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, ठीक है। या फिर एक हो गया, या फिर दो लोग हैं तो दो लोगों तक इन्फॉर्मेशन ही पास कर दिया। बहुत ज़्यादा जो क्लोज वंस होंगे ना इसके, तो उसी तक ये इन्फॉर्मेशन इसको पास करेगा, तो इसको बोलते हैं क्लस्टर नेटवर्क। नाउ लास्ट वन इज प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। प्रोबेबिलिटी नेटवर्क क्या होता है? वन पर्सन रैंडमली टेल्स अदर द सेम मैसेज। इसमें भी वही है कि एक पर्सन सिलेक्ट नहीं कर रहा है, रैंडमली ही बोल रहा है। मतलब कि यहाँ पे कुछ लोग हैं, ठीक है, और इसके पास इंफॉर्मेशन है, तो ये इतने में से किसी को भी बोल सकता है, इंफॉर्मेशन पास करता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, तो डायरेक्शन में पहला हो जाएगा आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्टिकल मतलब खड़ा, हॉरिजॉन्टल मतलब लेटा, ठीक है। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है? फॉलोज हायरार्कियल चेन ऑफ कमांड। हायरार्कियल चेन ऑफ कमांड होता है देयर कैन बी अपवर्ड बॉटम अप, मतलब कि बॉटम से इंफॉर्मेशन अप पास हो रहा है या फिर अप से बॉटम पास हो रहा है। देखिए फिगर से समझते हैं, यहाँ पे सबऑर्डिनेट है, यहाँ पे सुपीरियर है, तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट को इंफॉर्मेशन पास करा रहा है, तो ये इसके जूनियर को पास करेगा, ये इसके जूनियर को पास करेगा, ये इसको जूनियर को पास करेगा, फिर ये जो है
जहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है वहाँ तक इन्फॉर्मेशन पास करेगा। तो ये डाउनवर्ड हो रहा है, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट जा रहा है, डेट इज दिस इज बॉटम अप, दिस इज टॉप डाउन अप्रोच। ओके, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रही है। और ये सुपीरियर से सबऑर्डिनेट, इसी का वाइस वर्सा हो जाएगा बॉटम अप अप्रोच। जैसे कि कोई लेबर्स है, लेबर्स अपने सुपीरियर को पास करेगा इन्फॉर्मेशन, फिर ये अपने सुपीरियर को पास करेगा, तब ये जो जिसको कि इन्फॉर्मेशन जो बॉस है वहाँ तक इन्फॉर्मेशन पास होगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग बॉटम अप्रोच, क्योंकि ये बॉटम से अप तक पास हो रहा है इन्फॉर्मेशन। नाउ सेकेंड इज हॉरिजॉन्टल। पहला हो गया वर्टिकल, दूसरा हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, कम्युनिकेशन एट द सेम लेवल। जैसे कि स्कूल है, स्कूल में टीचर्स हैं, तो टीचर्स अपने में बात करेंगे इन्फॉर्मेशन, तो सारे टीचर ही हो गए, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। या फिर प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, वाइस चांसलर है, तो ये लोग अब एक लेवल पे आ जाते हैं, टीचर्स एक लेवल पे आते हैं। तो जब टीचर्स अपने लेवल पे बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, या फिर प्रिंसिपल अपने लेवल पे बात करेंगे तो ये इनके लिए हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। समझे? नाउ थर्ड वन इज डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि हम लोग उधर देखे थे ना एक, जिसमें कि फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता था, तो यहाँ भी वही बात है, फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, नो बैरियर ऑफ हायरार्की। यहाँ पे कोई भी हायरार्की नहीं होता है। क्रिएट बॉन्डेज बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, और ये इसलिए किया जाता है ताकि सुपीरियर से सबऑर्डिनेट तक बॉन्डेज बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पे बैरियर ही नहीं है, तो सुपीरियर जो सबऑर्डिनेट है वो डायरेक्ट सुपीरियर से बात कर सकता है, तो एक तरह से बॉन्ड क्रिएट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। नाउ क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो ये सारे हो गया हमारे कम्युनिकेशन। सॉरी, कॉल आ गया था तो फ़ोन गिर गई। तो ये सारे हम लोग देख रहे हैं, ये सारे हम लोग कम्युनिकेशन के टाइप्स अभी पढ़े हैं। तो अभी हम लोग क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लासरूम कम्युनिकेशन दिया किसने था? कोले एंड चैन। कोले एंड चैन दो लोग हैं, और इन दोनों ने क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में बताया है। तो देखते हैं। ऑल कम्युनिकेशन इज बेस्ड अपॉन सिम्बल्स। It is a process that involves organizing, selecting, and transmitting symbols in appropriate manner to ensure that receiver perceives his thought process, the intended meaning of the communicator. देखो, हम लोग जानते हैं कि सारे जो कम्युनिकेशन वो सिम्बल्स में होता है, या तो ओरली होगा या फिर रिटन होगा। तो जो कम्युनिकेशन होता है ये एक प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग अपने इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं मीडियम को, और फिर अपने जो इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रांसमिट करते हैं टू अप्रोप्रिएट सिंबल। ठीक है, जिससे कि जो रिसीवर है हमारा वो कम्युनिकेट कर सके सेंडर के, और उसका जो इन्फॉर्मेशन है इजीली ग्रैस्प कर सके। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कोले एंड चैन, द टिपिकल प्रोसेस ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन इंक्लूड्स 5 स्टेज। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन में 5 तरह के स्टेजेस होते हैं। पहला हो जाता है फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज। फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज में क्या आता है? इंटरनल शेपिंग ऑफ आइडियाज, मतलब कि माइंड में ही हम लोग सोचते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना है, तो पहले माइंड में हम लोग अपना फॉर्मुलेट करते हैं मैसेज को, फिर मैसेज को एनकोड करते हैं। एनकोड क्या होता है? एनकोड करना मतलब कन्वर्टिंग आइडियाज टू फॉर्म एंड डिसाइड चैनल, मतलब कि अपने आइडियाज़ को फॉर्म में लाना और फिर डिसाइड करना कि कौन से मीडियम से हम लोग अपने इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करेंगे। फिर मैसेज ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में हो जाएगा हमारा चैनल यहाँ पे, या कि ओरल करेंगे या फिर रिटन फॉर्म में देंगे या फिर विजुअल फॉर्म में उसको मैसेज को डिलीवर करना है सेंडर को। फिर मैसेज डिकोड एंड इंटरप्रिटेशन। डिकोड एंड इंटरप्रेट कौन करता है? डिकोड एंड इंटरप्रेट करता है रिसीवर, जिसको कि मैसेज आप लोग भेज रहे हो, तो मैसेज को समझता है, फिर देखता है कि समझ में आ रहा है या नहीं, फिर उसके बाद फीडबैक देता है वो कि हाँ मैं मैसेज समझ गया हूँ, या फिर आप नहीं समझा हो कहाँ पे गलती है मैसेज में, या फिर क्या सुधार होना चाहिए। फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन के क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देता है। ओके, नाउ प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्लासरूम कम्युनिकेशन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो देख लेते हैं। क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है? क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है मतलब कि क्लास में कैसे कम्युनिकेट किया जाए टीचर और स्टूडेंट के बीच में, तो वही क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है। ओके, तो प्रिंसिपल फॉर टीचर्स। टीचर्स को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? तो डेवलप रियलिस्टिक सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब कि टीचर को खुद को पहले जो पढ़ा रहे हैं उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए।
अगर टीचर खुद ही कंफ्यूज होगा तो वो क्या ही बच्चों को समझाएगा, इसलिए उनको पहले सेल्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। फिर प्रोफिशिएंसी इन सब्जेक्ट मैटर, फिर जो सब्जेक्ट जैसे कि कोई टीचर हिस्ट्री पढ़ा रहा है तो उसको हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा तभी तो वो पढ़ाएगा बच्चों को, तो प्रोफिशिएंट होना चाहिए। नेक्स्ट हो जाएगा नॉलेज ऑफ पेडागोगी एंड एंड्रागोगी। पेडागोगी क्या होगा? पेडागोगी और टीचिंग एप्टीट्यूड में ये आप लोग ने पढ़ा होगा। पेडागोगी हो जाएगा आपका बच्चों को पढ़ाना मतलब पेडागोगी, और एंड्रागोगी मतलब एडल्ट को पढ़ाना, वो एंड्रागोगी होता है। तो आपको इन दोनों का मतलब कि नॉलेज होना चाहिए कि आप किसको पढ़ा रहे हो तो कैसे पढ़ाओगे, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने का तरीका अलग होता है, बड़ों को पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो टीचर को ये दोनों का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अनबायस्ड होना चाहिए टीचर को, अनबायस्ड इन द सेंस कि भेदभाव नहीं करना चाहिए, सब बच्चों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। अंडरस्टैंड द लर्नर्स, लर्नर को अंडरस्टैंड करो, बच्चों को आप लोग समझो कि क्या कैसे आप उनको समझा सकते हो, टीचर्स कैसे उनको समझा सकते हैं। अडॉप्ट फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि टीचर्स को अपने एटीट्यूड में फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जैसे कि बच्चा अगर नहीं समझ रहा है तो उसको दूसरे तरह की समझाओ, अपने एक ही मेथड पे कॉन्क्रीट मत रहो। आप लोग मेथड को बदल बदल के भी बच्चों को समझाया जा सकता है, तो उसको एडॉप्ट फ्लेक्सिबिलिटी यही बोलता है। नेक्स्ट वन इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, मतलब कि कम्युनिकेशन स्किल को इन्हांस करना। बोले मैंने बताया ना कि पहले आप फीडबैक जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो फीडबैक से ही आप लोग कम्युनिकेशन स्किल को अपना इन्हांस कर सकते हो। नाउ सेकेंड इज प्रिंसिपल फॉर मैसेज डिज़ाइन, मैसेज को कैसे डिज़ाइन किया जाए उसका प्रिंसिपल। तो मैसेज जो होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो जो मैसेज डिलीवर किया जाए जो टीचर स्टूडेंट को बता रहा है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, और उसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि किस बारे में आपको मैसेज डिलीवर करना है। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के साथ मैसेज डिलीवर करना चाहिए, जो कि स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल इन द सेंस कि बच्चों तक समझ आना चाहिए, रियलिस्टिक हो, टाइम फ्रेम्ड हो। मतलब टाइम फ्रेम्ड इन द सेंस कि ना ज़्यादा समय लगे ना बहुत ज़्यादा जल्दी में आप लोग हड़बड़ा के समझा दो। टाइम दो बच्चों को जिससे कि वो लोग समझ सकें। ना सेकेंड इज रेलिवेंट टू ऑब्जेक्टिव, जिस बारे में आप लोग पढ़ा रहे हो, जैसे कि हिस्ट्री का कोई टॉपिक है लाइक बैटल ऑफ प्लासी, तो बैटल ऑफ प्लासी भी समझाओ। आप लोग उनको 1857 का रिवॉल्ट मत बताने लगो, तो रेलिवेंट टू ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। नाउ कॉम्प्रीहेंडेबल टू लर्नर्स, कॉम्प्रीहेंडेबल टू लर्नर इन द सेंस कि जो आप लोग बता रहे हो उनको बच्चे समझ सके, कॉम्प्रीहेंड कर सके। ना एप्रोप्रिएट सिंबल से आप लोग बता सकते हो, लाइक डायग्राम वगैरह ड्रॉ करके आप लोग बता सकते हो। टीचर बता सकते हैं, आप लोग नहीं, आप लोग भी तो टीचर ही बनने वाले हो, तो आप लोग भी बता सकते हो, या ना एग्जाम्पल्स के थ्रू भी बता सकते हो, या फिर इंक्लूड रिलेवेंट एक्सरसाइजेज लाइक जैसे कि बुक है तो बुक का कोई चैप्टर है, चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइजेज है, तो आप एक्सरसाइजेज करवा सकते हो या फिर खुद का कोई एक्सरसाइज दे सकते हो बच्चों को, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नाउ प्रिंसिपल फॉर सिलेक्शन ऑफ मीडिया, सिलेक्शन ऑफ मीडिया इन द सेंस कि आप कैसे डिलीवर कर रहे हो मैसेज, तो ऑडियली कर रहे हो, रिटन कर रहे हो, या फिर पिक्टोरियल फॉर्म में कर रहे हो, या फिर सिंबल से कर रहे हो। तो रिलेवेंट होना चाहिए मीडिया, आपका अप्रोप्रिएट होना चाहिए, सही मीडिया होना चाहिए। यूज़ वैरायटी ऑफ मीडिया से समझाना चाहिए। गुड क्वालिटी का मीडिया होना चाहिए, इंटीग्रेटेड मीडिया होना चाहिए। इंटीग्रेटेड मीडिया इन द सेंस कि इसमें ओरल भी हो, रिटन भी हो, या फिर पिक्चर से भी समझाओ आप, या फिर उनको एग्जाम्पल से भी समझाओ। तो सबको इंटीग्रेट करके बताना चाहिए, ये नहीं कि बस लेक्चर दिए जा रहे हैं, कुछ बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा है तो क्या ही फायदा है। नाउ डी वन इज प्रिंसिपल फॉर क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, क्लासरूम का इन्वायरमेंट कैसे बनाए, माहौल। तो लेस क्राउड होना चाहिए क्लासरूम में, मतलब कि क्लासरूम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए बच्चों से, नहीं तो बहुत ज़्यादा केओस हो जाएगा और बच्चे कुछ समझ नहीं पाएंगे, मतलब कि टीचर उन लोग पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे हर एक बच्चे पे। प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। रैपॉर्ट विद स्टूडेंट, रैपॉर्ट क्या होता है? रैपॉर्ट होता है फर्स्ट इंप्रेशन, लाइक आप आए और बच्चों को मारने लगे तो गुड रैपॉर्ट नहीं बनाएगा। आप आए, बच्चे से इंटरेक्ट किया, उनका हाल चाल पूछा, या फिर इंट्रोडक्शन लिया उनका और खुद का भी इंट्रोडक्शन दिया, तो वो गुड रैपॉर्ट बनाता है।
नाउ इनकरेज हेल्दी कंपटीशन, कंपटीशन को हेल्दी रखना चाहिए, मतलब कि कंपटीशन से क्या होता है, कंपटीशन से मतलब कि ये दोनों बच्चा तेज है, ये फर्स्ट आता है, ये सेकंड आता है, ये थर्ड आता है, तो इन तीनों में कंपटीशन होगा कि हाँ अब मैं पढ़ूंगा और मैं फर्स्ट आऊँगा, या फिर मैं पढ़ूंगा मैं फर्स्ट आऊँगा, तो इससे हेल्दी कंपटीशन। मारा काटी वाला भी नहीं कि इसका ये कॉपी चुरा ले या फिर इसका ये कॉपी चुरा ले, एकदम हेल्दी कंपटीशन बनाना चाहिए क्लासरूम का। नाउ फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक देना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, लाइक नए नए चीज़ों को पढ़ाना चाहिए, नए टूल्स एंड टेक्नोलॉजी से पढ़ाना चाहिए। नॉन थ्रेटनिंग इन्वायरमेंट, मतलब कि बच्चों को डराओ नहीं, धमकाओ नहीं, प्यार से समझाओ तो अच्छे से समझेंगे। नाउ लर्निंग स्टाइल्स, लर्निंग स्टाइल्स क्या होता है? 4 लर्निंग स्टाइल गिवन बाय नील डी फ्लूइनिंग एंड कोलिन ए मिल्स आर, जो नील डी फ्लूइनिंग एंड कोलिन ए मिल्स है वो 4 लर्निंग स्टाइल देते हैं: विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग राइटिंग एंड काइनेस्थेटिक्स। विजुअल मतलब पिक्चर दिखा के करो, या फिर ऑडियो, आजकल तो बहुत ज़्यादा ऑडियो वाले भी लेक्चर्स आ रहे हैं, लाइक बहुत ज़्यादा ऑडियो ऐप आ गए हैं, कुकू एफएम हो गया, उस पर बहुत ज़्यादा आप लोग बुक्स पढ़ते हो, सुनते हो, वो ऑडिटरी हो गया। ऑडियो फॉर्म में भी आप लोग इन्फॉर्मेशन को डिलीवर कर सकते हो, या फिर रीडिंग राइटिंग काइनेस्थेटिक्स से भी इसको कि शॉर्ट में आप लोग वार्ड याद रखो: वी फॉर विजुअल, ए फॉर ऑडिटरी, आर फॉर रीडिंग राइटिंग एंड के फॉर काइनेस्थेटिक्स। तो ये 4 लर्निंग स्टाइल्स दिए हैं ये दोनों जो राइटर्स हैं उन्होंने। नाउ 7 सी ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 7 सीज क्या होते हैं? सीज मतलब वही होता है जो सी से स्टार्ट हो कोई भी वर्ड। तो रिटन एप्लीकेबल टू बोथ ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। 7 सी जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो रिटन पे भी काम करता है, ओरल पे भी काम करता है। तो फर्स्ट वन इज कंप्लीटनेस। जो कम्युनिकेशन आप कर रहे हो बच्चों के साथ वो कंप्लीट होना चाहिए, आधा अधूरा कम्युनिकेशन मत करो। सेकंड वन इज कंसाइजनेस। कंसाइजनेस मतलब कि बहुत ज़्यादा एकदम डीप में नहीं जा रहा है, शॉर्ट एंड क्रिस्प रखो कम्युनिकेशन को ताकि बच्चों को समझ आ सके। कोहेरेंट, क्लैरिटी, कॉन्क्रीटनेस, कर्टिसी, करेक्टनेस। कॉन्क्रीटनेस मतलब हो जाता है विदाउट एनी कन्फ्यूजन, मतलब कि जो आप समझा रहे हो उस पर डटे रहो, मतलब कि कंफ्यूज मत रहो, क्योंकि टीचर खुद ही कंफ्यूज रहेगा तो क्या ही बच्चे समझ पाएंगे। इसलिए जो आपका नॉलेज हो वो कंक्रीट हो एकदम, तभी बच्चे समझते हैं। कर्टिसी मतलब पोलाइटनेस के साथ समझाओ एकदम, जैसे कि बच्चों को कुछ लोग मार के समझाते हैं तो वो मत करो, कर्टिसी के साथ समझाओ। करेक्टनेस मतलब कि जो डिलीवर कर रहे हो इन्फॉर्मेशन वो करेक्ट हो, क्लियर हो, यही सब है। आपको बस ये 7 नाम याद रखने। 7 सी ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, कोहेरेंट, क्लैरिटी, कंक्रीटनेस, कर्टिसी एंड करेक्टनेस। ये 7 सीज हो गए। नाउ वर्बल एंड नॉन वर्बल। आपको मैंने पहले ही बताया था वर्बल क्या होता है। वर्बल होता है यूज ऑफ वर्ड्स टू शेयर इन्फॉर्मेशन विद अदर्स। इसमें आप वर्ड्स के थ्रू समझाते हो। इसके 2 टाइप्स होते हैं, ओरल या रिटन। ओरल में क्या होता है? ओरल मतलब कि बोल के आप समझा रहे हो फेस टू फेस, या फिर स्पीच के फॉर्म में, या फिर टेलीफोन पे आप बता रहे हो, या फिर वीडियो के थ्रू बता रहे हो, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, ये सारे में आप क्या बोलते हो? बोल के अपने, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ, बोल के समझा रहा हूँ, तो ये ओरल कम्युनिकेशन हो गया ना। ओरल कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंस बाय पिच, वॉल्यूम, स्पीड एंड क्लैरिटी। ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आ सकता है कि ओरल कम्युनिकेशन किस किस से इन्फ्लुएंस होता है। तो पिच, पिच क्या होता है? मतलब कि मैं आपसे नॉर्मल टोन में बात कर रहा हूँ, ये मैं आपसे चिल्ला के बात करूँ तो मेरा पिच हाई हो जाएगा, तो पिच हाई हो जाएगा तो बच्चे डर जाएंगे या फिर इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो पिच आपको नॉर्मल रखना है। वॉल्यूम ज़्यादा, न ज़्यादा तेज़ बोलो ना ज़्यादा कम बोलो, वॉल्यूम भी नॉर्मल रखना है आपको। स्पीड, स्पीड मतलब कि बहुत ज़्यादा तेज तेज बोल रहे हो तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आपको स्पीड भी एकदम नॉर्मल रखना है। जैसे कि कुछ लोग 2x स्पीड पे मेरी वीडियो को देख रहे होंगे, तो 2x स्पीड पे देख रहे हो तो उतना ज़्यादा समझ नहीं होगा, लेकिन आप स्पीड नॉर्मल रखो तो ज़्यादा समझ में आएगा। एंड क्लैरिटी ऑफ स्पीकिंग, मतलब कि जो आप बोल रहे हो एकदम क्लियर बोलो ताकि बच्चे समझ सकें। नाउ सेकेंड वन इज रिटन। रिटन मतलब कि जो न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन लिखा है या फिर मैगजीन या फिर लेटर में, उसमें भी तो वर्ड्स ही आ रहा है ना, वर्ड्स ही लिख रहे हो आप लोग। तो जो रिटन फॉर्म में होता है इंफॉर्मेशन उसको बोलते हैं हम लोग रिटन कम्युनिकेशन। देखो निमोनिक्स एक क्या होता है? निमोनिक्स इज अ मेमोरी एड दैट हेल्प्स टू रिमेंबर समथिंग। जैसे किसी चीज़ को याद करना, लाइक
क्या बोलूँ, हाँ, जैसे कि इंडिया है तो ये कोस्टल रीजन है, तो कोस्टल रीजन में कौन कौन से स्टेट्स हैं, तो आप लोग जैसे कि यहाँ पे गुजरात हो गया, यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, यहाँ पे केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया। तो आप लोग इसको एक पोयम से लिख सकते हो, या फिर कोई आप ट्रिक बना के लिख सकते हो सारे स्टेट का नाम, तो इसको ही बोलते हैं निमोनिक्स। निमोनिक्स मतलब कि किसी चीज़ को याद करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है या फिर हेल्पफुल होता है। नाउ सेकेंड वन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल मतलब कि आप बोल नहीं सकते हो, मतलब कि आप बिना बोले किसी मैसेज को डिलीवर कर देना, उसको बोलते हैं हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कुछ टाइप्स होते हैं, वो आप देख लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एग्जाम में हर साल आते ही आते हैं। तो फर्स्ट वन इज काइनेसिक्स। काइनेसिक्स में क्या आता है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, आई मूवमेंट, रेट ऑफ वॉक। इसके थ्रू आप लोग बता, जैसे कि रेट ऑफ वॉक, बहुत जल्दी जल्दी इंसान जा रहा है तो उसमें तो बोल नहीं रहा है कि मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। आप लोग समझ सकते हो कि बहुत जल्दी जा रहा है तो मतलब कि इसको लेट हो ही रहा है। या फिर फेशियल एक्सप्रेशन, टीचर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है तो बताता नहीं है कि गुस्सा है, उसके चेहरे से पता चल जाता है, फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलता है। तो यही होता है काइनेसिक्स। काइनेसिक्स में ये सारे हो जाते हैं आपके। सेकेंड वन इज पैरालिंग्विस्टिक या वोकलिक्स। पैरालिंग्विस्टिक में वॉइस, पिच, वॉल्यूम, प्रोनाउंसिएशन, ये सब आ जाते हैं। जैसे कि अभी इसमें मैंने बताया ना, ओरल कम्युनिकेशन, पिच, वॉल्यूम वगैरह। जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो उसके वॉइस से ही आपको पता चल जाता है कि वो गुस्से में है, वो आपको बताता नहीं कि हाँ मैं गुस्से में हूँ। या फिर किसी का पिच हाई होता है तो पता चलता है कि हाँ वो भड़का हुआ है इंसान। तो इसको बोलते हैं पैरालिंग्विस्टिक। थर्ड वन इज प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स में हो जाता है स्पेस एंड डिस्टेंस टॉक। मतलब कि देखो, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, इससे आपको अच्छे समझ में आएगा। इफ समवन डिस्टेंसेस फ्रॉम एवरीवन ही और से इज डिप्रेस्ड। मतलब कि कोई बंदा डिप्रेशन में है तो वो बताते नहीं कि हाँ मैं डिप्रेशन में हूँ, अकेला रहता है हमेशा, ना किसी से बोलता है ना कुछ, अकेला, उसको एकांत चाहिए, तो उसको पता चल जाता है कि हाँ वो डिप्रेशन में है। तो ये भी तो एक इन्फॉर्मेशन पासिंग हुआ ना, कि वो बोल नहीं रहा है लेकिन हाँ सबको पता चल गया कि वो डिप्रेशन में है। फोर्थ वन इज हैप्टिक्स। हैप्टिक्स मतलब स्टडी ऑफ हाउ टच कम्युनिकेट्स। जैसे गुड टच बैड टच पता चल जाता है। मतलब कि कोई टीचर है किसी स्टूडेंट्स के साथ बदतमीजी कर रहा है तो पता चल जाता है, उसके टच से ही पता चल जाता है कि कैसे वो कौन सा कम्युनिकेशन करना चाहता है मेरे साथ। तो भी तो बिना बोले ही हुआ है, तो उसको हैप्टिक्स में बोलते हैं। हैप्टिक्स मतलब कि टच का कम्युनिकेशन होता है। नाउ फिफ्थ वन इज आर्टिफैक्चुअल अपीयरेंस। इसमें हो जाता है आपका क्लॉथिंग, हेयर स्टाइल, ज्वेलरी। क्लॉथिंग से भी पता चलता है कि कौन से स्टेट से है। लाइक पंजाब में जो होता है वो लुंगी वगैरह पहनता है तो उनसे पता चलता है कि हाँ, या फिर पगड़ी पहनते हैं तो पगड़ी से पता चल जाता है कि हाँ पंजाबी है। पंजाबी बोलते तो नहीं कि हाँ मैं पंजाबी हूँ, पंजाबी हूँ, पता चल जाता है। तो यही हो जाता है आपका आर्टिफैक्चुअल या अपीयरेंस में क्लॉथिंग, हेयर स्टाइल, ज्वेलरी। ठीक है, ज्वेलरी से पता चल जाता है। लाइक जो हिंदू मैरिज होता है तो उसमें जो वाइफ्स होती है वो मंगलसूत्र पहनती है, तो पता चलता है कि हाँ ये हिंदू लेडी है। नाउ सिक्स वन इज ऑलफैक्टिक्स। ऑलफैक्टिक्स क्या बोलते हैं, सेंस ऑफ स्मेल। स्मेल से पता चल जाता है कि कोई चीज़ सड़ा हुआ है या फिर क्या है, फ्रेश है। तो ऑलफैक्टिक्स हो गया। नेक्स्ट वन इज कलर या फिर क्रोमैटिक्स। तो ये सारे आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट्स हैं, आप लोग इसको अच्छे से देख लेना एक बार। तो इस वीडियो में बस इतना ही, इसका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज करो या फिर आपको अगर नोट्स बनाने हैं तो बनाओ। इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी ही मैं लाने वाला हूँ क्योंकि अभी मैंने भी इसके नोट्स नहीं बनाया है, देखो पेजेस खाली ही हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो और ना ही लाइक करते हो। तो कर दोगे तो अच्छा रहेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं भी आगे वीडियोस बनाऊंगा। ज़्यादा लाइक्स नहीं आएंगे तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ाई करो।